किसान भाइयों में मोहन नागर, राजस्थान जिला टोंक के कस्बाई गांव में रहता हूं और मैं विगत 15 वर्ष से जैविक एवं हर्बल एग्री कल्टीवेशन का काम मैंने शुरू किया है, बहुत हल्के रूप में। और बाकी धीरे धीरे कुछ बीच में कई तरह की व्यवधान भी आए, समस्या भी आई, तो बीच में छोड़ा भी सही। और अभी कंटिन्यू में 4 साल से इस काम को लगातार कर रहा हूं और इस मेहनत की बदौलत आज जो है एक हर्बल में काफी लोगों में विश्वास जगा है और काफी लोगों को मैंने अपने अनुभव बताए हैं, अनुभव शेयर किए हैं। इसकी बदौलत आज 2000 किसान मेरे ग्रुप से जुड़े हैं और मैं दिन भर लगभग 100 कॉल डेली मुझे आती है। उनका मैं जहां तक मेरे हिसाब से संतोषप्रद उनको जवाब देता हूं, उनकी समस्या सुनता हूं। उनको जो हर्बल जैविक में जो कोई समस्या आती है, उनका जहां तक कि मेरे से संभव होता है मैं प्रयास उनका सोल्व करने का प्रयास मैं करता हूं। आज इस सीड सेवर ऐप के माध्यम से वर्धमान जी के सहयोग से आज सब अपने सबके बीच में चर्चा हो रही है जैविक एवं हर्बल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं वर्धमान जी को और पूरी सीड्स सेवर टीम को का आज आप लोगों से रूबरू होने का और आप लोगों से अपने अनुभव शेयर करने का मुझे मौका मिला है। किसान साथियों, देखो आज मैं मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और टोंक डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर के अधिकारी मेरे यहाँ आते हैं और कहीं किसानों की जो कोई मीटिंग होती है उसमें मुझे इनवाइट करते हैं। मैं वहां जाता हूं और लोगों को अपने विचार रखता हूं, उनको जानकारी देता हूं। तो आज जो है सबसे बड़ी बात जो है कि आज का किसान जो है जब तक यह नहीं समझ पाएगा कि मेरा खेती करने का उद्देश्य क्या है। देखो, कोई भी आदमी काम करने से पहले उसके दिमाग में एक थिंकिंग होनी चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं कार्य कर रहा हूं, उस कार्य से मुझे अपेक्षित लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह उसके विचार में होना जरूरी है। अगर यह विचार उसका नहीं होगा कि मुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या लॉस होगा, मेरा आगे लक्ष्य क्या है, तो वह उस कार्य को सुचारू रूप से करने में सक्षम नहीं है और वो सफल भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहला बिंदु मैं एक किसानों को एक ही सवाल देता हूं कि भाई आप जो लोग खेती करते हो या हम सब खेती करते हैं, पहला लक्ष्य होना चाहिए कि खेती अपन क्यों करते हैं। क्वेश्चन होना चाहिए। जब तक आपके पास क्वेश्चन होगा, जब तक उसी गहराई में आप नहीं जा पाओगे, उसके विचार आपके नहीं बन पाएंगे कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। तो क्वेश्चन होना जरूरी है कि भाई किसान खेती क्यों करता है। किसान के सब जवाब मुझे मिलते हैं कि साहब हम जीवन यापन करने के लिए, अपने पेट, अपने परिवार को पालने के लिए हम खेती करते हैं। बाकी सच्चाई यहाँ तक मिलती है। मैं भी एक ग्राउंड स्तर से हूँ, एक देहात से हूँ और सभी कई जगह जाता हूँ, सब जगह घूमता हूँ। लगभग 80% किसान आज भी जो है सही तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करने में खेती बाड़ी से संभव नहीं है। एक्चुअली पोजीशन अपने इंडिया के, अपने भारत की ये हकीकत है कि 80% किसान आज भी गरीब हैं। 80% लोग केवल बैंकों के कर्ज के ऊपर ही डिपेंड है। कर्ज के ऊपर ही वो अपने घर परिवार या अपनी खेती बाड़ी को व्यवस्थित करते हैं। उनके पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो अपने बलबूते पे खेती में कुछ नया काम कर सके। तो जब तक तो मेरा सवाल ये है कि भाई आप जो परंपरागत जो खेती कर रहे हो, जो ट्रेडिशनल अपन खेती कर रहे हैं,
जो भी गेहूं, चना, सरसों, गन्ना, धान, जो भी अपने अपने क्षेत्र में कई तरह के अलग अलग अपन फसल परंपरागत जो कर रहे हैं, मेरा उन सभी किसानों से है जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से जुड़े हैं अपने किसान बंधु, सभी से मेरा एक ही सवाल है कि भाई क्या आप जो भी आप वर्तमान में जो खेती कर रहे हो, जिस सिस्टम से आप अपनी खेती को डेवलप कर रहे हो, क्या वही खेती से आपका परिवार का क्या सफल संचालन, सफल आपका पालन पोषण संभव है? तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको कुछ इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ अपने आप को अपडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जमाना एक अपडेशन का है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, बड़े अपना मोबाइल हाथ में होता है, वो भी हर 2 महीने 4 महीने बाद में अपडेशन मांगता है नया, उसके अंदर कुछ वर्जन डेवलप होता है। ठीक है, तो किसान को भी अपने आप को ये सोचना चाहिए कि मुझे भी कुछ नए तकनीकी से, नए ज्ञान के आधार पर नए फसल के बारे में विचार करना चाहिए, ताकि मेरे परिवार की आमदनी बढ़े और मेरा परिवार एक सक्षम किसान के रूप में कि आगे बढ़े। तो आज इस उद्देश्य से मुझे बताया है कि आप एक हर्बल के बारे में लोगों को जानकारी दें। तो अभी जो सीजन चल रहा है, रवि सीजन जो है, रवि फसल का सर्दी का सीजन है, तो इसके अंदर जो है मुख्यतः औषधि फसल अपन कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छी गंधा, अश्वगंधा एक ऐसी फसल है कि ये पूरे भारतवर्ष में सभी तरह के क्लाइमेट में, सभी तरह के एनवायरमेंट में, सभी तरह की मिट्टी में, चाहे लाल, बलुई, दोमट, चिकनी, बूढ़े वाली मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, सभी तरह की मिट्टी में लगभग ये हो जाता है। इसके टेम्परेचर के लिए अपन बात करते तो ये सही जर्मिनेशन इसका होने में 18 से 35 डिग्री के जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर इसका जर्मिनेशन ठीक तरह से, अच्छी तरह से हो जाता है। ठीक है सर, तो ये एक अश्वगंधा अपन सभी किसान लगा सकते हैं, और इसके लगाने से जो है आपको सभी तरह की मिट्टी में हो सकता है। लगभग इसके जो आप अपन पीएच मान की बात करें तो ये आपका 7 से 8.5 7 8 के लगभग जो भी औसत पीएच होता है, उसके अच्छी पैदावार ये वहां अपन ले सकते हैं। अश्वगंधा में मुख्यतः रोग का कोई ज्यादा असर नहीं होता है। मैं इसको 10 साल से कर रहा हूं और किसी तरह का कोई रोग इसमें आया नहीं, मैंने देखा नहीं। तो रोग के बारे में ज्यादा अपन चर्चा तो नहीं करेंगे। बीज में इसमें मार्केट में बीज की बात करते हैं तो बीज में इसमें काफी तरह की 4-5 तरह की वेराइटी अपन ले सकते हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण वेराइटी जवार 20 और एक पोशिता नाम से है, एक हमारे राजस्थान में एक प्रचलित नाम है नागौरी। इस तरह से 4-5 वेराइटी में होती है। बाकी रिसर्च जो बीज है भारत सरकार के औषधि अनुसंधान केंद्र द्वारा जो रिसर्च बीज है वो जवार 20 अच्छा बीज कहलाता है, उसका आप उपयोग कर सकते हो। बीज लेने के बाद में आप जमीन को गहरी तरह से अच्छी, जितनी आप डीपली इसको कल्टीवेट को हकाई करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो मेन जो पार्ट जो होता है, जो आपकी फसल जो होती है वो मेन इसका होता है रूट्स। रूट जितना गहरा जाएगा उतना ही एक अच्छी क्वालिटी और अच्छा आपको इनकम देने वाला होता है। डीपली गहराई से वो कर सकते हैं, हकाई अच्छी तरह से कर लो आप और इसका जो टाइम होता है लगाने का वो सबसे मोस्टली जो टाइम होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का बीच का जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम इसके लिए होता है। यह फसल वैसे तो 6 महीने में प्रिपेयर होती है, बाकी इसको अपन कई किसान जो है इसको 4 महीने बाद भी इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 महीने बाद में इसका जो है रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसके लिए मैं अपन बात कर रहे थे मिट्टी की, मिट्टी सभी तरह की हो सकती है, पानी भी नॉर्मल जो पानी मीठा पानी हो वो अच्छा है, नहर का हो, ट्यूबवेल का हो, कुएं का हो, या कहीं जैसे भी व्यवस्था आपका हो, या कोई वो डैम वगैरह जो भी है। बीज आपको जवार 20 अच्छी वैरायटी में है, तो डीपली हकाई जुताई करने के बाद में आपको प्रति एकड़ 5 किलोग्राम बीज आपको लेना है बुआई के लिए।
प्रति एकड़। प्रति एकड़ लेने के बाद में आप जो है, हाँ एक बात बीच में रहेगी खाद की। तो देखो मैं हमेशा ही लोगों को जो है, मैं जैविक सिस्टम को प्रमोट हमेशा करता आया हूँ, और आज भी मैं जैविक सिस्टम को प्रमोट करता हूँ कि भाई इसमें अपने, क्योंकि ये वैसे भी ये मेडिसिन है, और मेडिसिन में अगर अपन जहर घोल देंगे तो फिर वो मेडिसिन मेडिसिन नहीं रहेगी, वो भी एक तरह से दूसरी चीज हो जाएगी। ठीक है सर। तो मैं जैविक तरीके से जितना भी किसान भाई के पास में घर पर उपलब्ध है गाय भैंस, तो जो है अपन 5 किलो बीघा, अच्छा मैं एकड़ में बात करता हूँ क्योंकि बीघा कई जगह छोटा कई जगह बड़ा हो सकता है। एकड़ में अपन लेंगे साहब लगभग 10 किलो। एक एकड़ में 10 किलो बीज का अपन सोइंग करनी है। अच्छा सोइंग करने का तरीका जो है, मैं एक थोड़ा सा तरीका बताता हूँ अपने देहात का तरीका जो है, ये मेरा भी खुद का अनुभव है कि जैसे आपका 1 एकड़ जो है, उसके 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसी भी है। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ 10 किलो बीज को, आप 1 एकड़ के बीज को, बीज इसका बहुत बारीक होता है। अगर आपको सोइंग करने में या छिड़काव विधि करने में कहीं प्रॉब्लम आती हो तो उसके अंदर आप जो है अपन बढ़िया दानेदार जैविक खाद अपन ले सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, या बालू रेत होती है थोड़ी दानेदार, वो उसमें ले सकते हैं ताकि वो उसकी कुछ क्वांटिटी बढ़ जाए। कर रहा था भाई उसको बिजाई कैसे करें। बिजाई में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक प्लाट है आपका 1 एकड़ का, उसके दोनों तरफ से आप बिजाई, जैसे आपने पहले बार 5 किलो का अलग से ढेर बना लिया, तो 5 किलो को आप पूर्व से पश्चिम की तरह हाथ से बिजाई करो। नंबर 1 बात, ठीक है साहब। क्योंकि अक्सर अपन चाहे कितनी सावधानी से बिजाई करें, मैं खुद भी बिजाई करता हूँ, कई कई चीजों की बिजाई मैं ही करता हूँ। देखो मेरे किसी में लेबर को भी नहीं बोलता, या किसी मेरे खेत पे काम करने वाले को भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा बिजाई में गड़बड़ हो गई तो आगे तक गड़बड़ होती है। कई चीजों को मैं, जैसे बहुत बारीक चीजें होती है, आज मैं मेरे चिया सीड का भी मैं खुद करता हूँ, बहुत बारीक होता है। अश्वगंधा भी मैं खुद करता हूँ क्योंकि ये बहुत बारीक होते हैं, इसको बहुत सिस्टम से अपन को बिजाई बहुत हल्के हाथ से बिजाई करना पड़ता है। दूसरी बात, बिजाई करते वक्त थोड़ा हवा का रुख जरूर देख ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे इधर से हवा चले अपन फेंक रहे हैं तो अब अपने सामने वाली रो तो बिल्कुल खाली छूट जाएगी, और वो बीज उड़ करके कम से कम 10 फीट आगे जाके गिरेगा। तो उसमें भी क्या है, वो फिर वो उगने के बाद में अपन पछताते हैं कि यार ये तो बिल्कुल खाली का खाली कैसे रह गया। तो हवा का, जब हवा बिल्कुल नहीं हो तो इस काम को करना चाहिए बिजाई में। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई जो 5-10 किलो का आपका बीज है, उसको 5 किलो को आप पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बीजना शुरू करें। ठीक है सर। बाकी शेष जो 5 किलो बीज बचा है उसको उत्तर से दक्षिण की तरफ करें। उसमें क्या होगा कि दोनों तरफ से बिजाई करने में जहां कोई खाली स्पेस रह गई, खाली जगह कोई छूट गई, कहीं अपन भूल गए, कहीं अपन फेरे लगाने में कहीं गड़बड़ कर दी, तो वहां भी बीज दोबारा पड़ जाएगा, तो वो अपना खेत में कहीं खाली स्पेस अपन को नहीं दिखेगा। तो इस तरह से अपन एक सिस्टम के द्वारा इस तरीके से अपन अच्छी तरह बिजाई कर सकते हैं। बिजाई करने के बाद में जो है आप उसके अंदर उस बीज को तुरंत मिट्टी में मिलाने का सिस्टम है अपन को करना है, क्योंकि जो बीज आपने फेंका है वो ऊपरी सतह पे पड़ा है, वो ऊपर से भी दिख रहा है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी समस्या इसमें है, इसको चींटियां, बहुत जल्दी चींटियां इस पे आकर्षित होती है साहब। अगर कहीं बीज पड़ा तो चींटी बिल्कुल इसमें मुंह इसको ले जाएगी उठा करके, तो उसको मिट्टी में मिक्स करना जरूरी है। और मिट्टी में मिक्स करने के लिए अपन को सब जगह अलग अलग सिस्टम है। देखो हमारे राजस्थान में, हमारे एरिया में तो क्या होता है कि लकड़ी की कूली होती है, जैसे अपन पुराने जमाने में अपन पिताजी दादाजी के भी कूली हल होते थे उस जमाने में, हल और कूली इनसे खेती करते थे। तो आज भी हमारे यहाँ ट्रैक्टरों से क्या है, कूली होती है लंबी, कम से कम वो 7-8 फीट का लट्ठा होता है बहुत बड़ा, और उसके अंदर नीचे ब्लेड लगी होती है, और उसको जितनी चाहो उतना पूरी जमीन को समतल करती है, बिल्कुल अंदर से जमीन को कटाई करती है। तो मैं तो उस कूले के माध्यम से केवल मात्र 1 इंच के गहरी उसको चलवाता हूँ कूली को, उससे पूरा बीज उस आराम से शेड हो जाता है, बड़ा दब जाता है 1 इंच गहराई में। तो अगर आपके पास कूली नहीं हो तो आप कुछ भी जिसको अपन पाटा लगाना बोलते हैं,
आप पाटा लगाने की सुविधा जिस तरह भी करते हो आप, कई लोग तो जो अपने आजकल रोटावेटर से भी कर सकते हैं। बाकी रोटावेटर ध्यान देना ही देने वाली बात है कि वो 1 इंच से ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा डीपली चला जाएगा तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं अपने खेत के कहीं बम्बूड़ है, कहीं कोई इस तरह का झाड़ नुमा कोई पेड़ है, उसकी बहुत मोटी टहनी काट लो आप। ठीक है साहब, मोटी टहनी काट करके उसके आगे कोई हत्था लगा लो आप। हत्था जैसे बंद होता है ना पकड़ने का हत्था, कोई लकड़ी का डंडा, वो लगा लो। वो लगा करके 2 आदमी दोनों तरफ उस खेत में घुमा दो उसको। ठीक है, उससे भी क्या है, वो ऊपर ऊपर का बीज कहीं नीचे चला जाएगा, कहीं इधर उधर हो जाएगा वो। तो वो ये भी एक सिस्टम अपन अपन एक जुगाड़ टाइप का अपन इसको कर सकते हैं। तो इस तरह भी अपन करके बीज को मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। मिट्टी में मिक्स करने के तुरंत बाद इसको, जो कि ये सब काम सूखे जगह में अपन ने किया है, ड्राई में किया है, सब ये गीले में नहीं किया है, सब काम सूखे में होता है। तो इसमें तुरंत अपन को जर्मिनेशन के लिए सबसे बड़ी चीज है, बीज हमेशा नमी होना चाहिए। पानी उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगी। प्लेन बिल्कुल चावल धान की खेती वाले खेत होते हैं, एक बार पानी बढ़ गया तो 15 दिन तक वो पानी नीचे नहीं बैठेगा, या सिंचाई भी गलत है। जहां पड़ा है उसके अंदर नमी बनी रहे, बस इतना ही सिंचाई करना है। अब ये सबसे बढ़िया, मैं तो देखो मेरे मेरे तो एरीगेशन में जो है, मैंने तो ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। ड्रिप सिस्टम, फवारा सिस्टम से मैं ये काम करता हूँ। बाकी जिनके पास, भाइयों के पास इस तरह का सिस्टम नहीं है, वो अपने जो भी सिस्टम है फ्लड एरीगेशन से आप करते हो, तो उसमें थोड़ा कम पानी दे। या आजकल तो सिस्टम आने लगे बहुत सस्ते में, आजकल रेन पाइप भी आता है मार्केट में, है ना। रेन पाइप आप ले सकते हो, फंवारा ले सकते हो, ये सब चीजें ठीक है। तो इस तरह से आपको पानी देना है। अब आगे ये देखना है कि ये जर्मिनेशन जो है आपका, अश्वगंधा का जर्मिनेशन आने में 15 दिन लगते हैं। ठीक है साहब, 15 दिन में आपको 50, 60, 70% जर्मिनेशन नजर आएगा। पूरा 100% तो अभी आने वाला भी नहीं है। बाकी वो धीरे 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 उसका रेशो बढ़ता जाएगा जर्मिनेशन का। और वो जर्मिनेशन आपका 1 महीने के अंदर तक आपको खेत में लगेगा मन। 1 महीने पहले आपका मन नहीं लगेगा कि यार मैंने अश्वगंधा बोया है, वो पता नहीं कहाँ गया, वो क्यों नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी जर्मिनेशन होती है। कई नई किसान भाइयों को उसको ये पता नहीं कि इसमें जो जर्मिनेशन हुआ है वो अश्वगंधा है या कोई और खरपतवार है। कई मेरे पास कॉल आते हैं, डेली मेरे पास काफी वीडियो आते हैं कि सर ये जर्मिनेशन क्या है, क्या अश्वगंधा है या कोई खरपतवार है। फिर मैं देख करके बताता हूँ ये अश्वगंधा है। तो इस तरह इसके जो है जर्मिनेशन में प्रथम जो है, इसमें जैसे आपने कभी देखा होगा धनिया, धनिया किसी किसान भाई लगाया तो धनिया में बहुत बहुत बारीक बारीक 2 पत्ती निकलते हैं, बहुत तीखी टाइप की। इस तरह का इसका जर्मिनेशन में 2 पत्तियां स्टार्टिंग होती है बहुत तीखी टाइप की। तो वो इसका इस तरह से इसका रूप दिखेगा आपको जर्मिनेशन का। धीरे धीरे पत्ती 2 से डेवलपमेंट होगा, 3 होगी, 4 होगी, बढ़ता जाएगा। और 1 महीने के बाद में आपको खेत में लगेगा कि मेरे खेत में सुगंधा है। 1 महीने पहले आप बार बार देखेंगे तो आपका दिमाग वो खराब हो सकता है कि यार मैंने बीज डाला है, बीज खराब आ गया। तो 1 महीने तक ये आपको जर्मिनेट हो जाएगा। 1 महीने 1.5 महीने बाद में इसमें आपको जो है, इसमें खरपतवार काफी दिखेगी, क्योंकि खरपतवार तो बहुत जल्दी डेवलपमेंट करता है और अपना जो सीड जो है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो है जर्मिनेट डेवलपमेंट होता है। तो आपको 1.5 महीने की जब फसल हो जाए तो उसके अंदर एक बार खरपतवार जरूरी मैन्युअली हाथ से निकालना है। इसी तरह का हर्बिसाइड प्रतिबंधित है मेरे हिसाब से तो, ठीक है सर। और इस तरह का कोई इसमें हर्बिसाइड का मार्केट में कोई वो भी नहीं है, ठीक है। तो हाथ से ही आप इसका हर्बिसाइड वो खरपतवार का नियंत्रण अपन कर सकते हैं लेवल लगा के, ठीक है। तो तो ये खरपतवार आपको निकालना है। उसके बाद में अगर 1.5 महीने में ग्रोथ अगर आपको कम नजर आ रही हो, अगर डेवलपमेंट कम हो रहा है, तो आप जैविक न्यूट्रिएंट्स जो भी आपको मिलता हो मार्केट में, वहां ट्राई करके जैविक न्यूट्रिएंट्स जो भी आपको मिले उसको आप स्प्रे कर सकते हो, उसको आप पानी के साथ दे सकते हो। वो एक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में आप यूज कर सकते हो।
ताकि अगर वो भी ग्रोथ आपका डाउन चल रहा है या बहुत कमजोर है तो, ठीक है। तो ये आप उसको खरपतवार निकालने के बाद में उसमें जो भी आप ग्रोथ प्रमोटर देना चाहो दे सकते हो। न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी मार्केट में कई जैविक मिलते हैं उनको आप उपयोग कर सकते हो, और उसमें पानी वानी उस समय आप लगा सकते हो। अच्छा, एक बात बीच में और बोल गया, मैं थोड़ा बताना भूल गया कि इसका जो है जर्मिनेशन 15 दिन में आता है। कई जगह तो इस तरह की होती है कि पानी 15 दिन में खेत की नमी चली जाती है। इसी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कब इसकी नमी को हमेशा बनाए देखते रहे कि वास्तव में नमी है कि नहीं है। अगर नमी आपको लग रही है तो दोबारा उस पर जो भी आप सिस्टम है पानी का उसको दोबारा चालू करो। और कई बार तो अपन को 2-2 बार पानी देने पर ही जर्मिनेशन होता है। किस तरह की जमीन इस तरह की होती है कि ढलान वाली जमीन है या कुछ पानी ज्यादा लेने वाली जमीन है, तो अपने उसमें जो है पानी यानी कि नमी जब तक जर्मिनेशन 100% नहीं आपको दिखे, 100% जर्मिनेशन नहीं आ जाए, जब तक आपको उसमें नमी बनाए रखनी है, ठीक है साहब। तो ये नमी बनाए रखने से होगी। उसके बाद में एक बार जर्मिनेशन आने के बाद में आप उसको आराम से धूप लगने दो, 15-20 दिन का गैप आप दे सकते हो। फिर गैप देने के बाद में उसमें आप खरपतवार जो भी है वो आप हटवा दो। खरपतवार हटवाने के बाद में आपका ग्रोथ कमजोर है, फसल कमजोर है, तो आप उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी जो भी आपको ग्रोथ प्रमोटर है जो आप उसका उपयोग उसमें कर सकते हो। करने के बाद में आप ये डेवलपमेंट इसका आपका बराबर फसल का चलता रहेगा। और कई जगह अगर खरपतवार ज्यादा है तो बाद में खरपतवार निकालने के बाद में आपका पौधा जब भी आपकी फसल हुई 4 महीने पूरे कर ले, उस समय आपको इसके अंदर ही इसके फूल बनना, उसके डोडी बनेगी इस तरह की। अभी मेरे पास नहीं है कोई, नहीं मैं पौधा लिया था एक बार सिटी में गया था, अभी जस्ट आया हूँ मैं तो उसका फूल आपको 3 महीने बाद में उसमें फूल आना चालू हो जाएंगे। डोडी, उस डोडी के अंदर आपका बीज बनना चालू हो जाएगा इसका, है ना। पत्ते थोड़े कड़क होने शुरू हो जाएंगे 3 महीने बाद में। और 4 महीने बाद में लगभग आपका जो है इसमें आपका नीचे वाला हिस्सा जो है फसल का, नीचे वाला 25-30% हिस्सा में बीज बनना चालू हो जाएगा इसके नीचे वाले जो पोर्शन है। तो आप 4.5, कई किसान भाई इसमें जो जल्दी पीछे कोई नई फसल करने में वो जल्दबाजी करते हैं, तो कई किसान भाई इसको 4.5 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, हम निकाल लेते हैं। 4 महीने बाद इसकी रूट जो है डेवलपमेंट हो जाता है पूरा। रूट अपन चेक करने के लिए रूट को अपन निकालेंगे, निकाल कर उसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद में आपको लगे उसके अंदर एक झटके से टूटे वो और आवाज आ जाए चट इस तरह की, तो समझो आपके रूट डेवलप है। अगर वो टूटे नहीं, इधर उधर रबड़ की तरफ बैंड है या बहुत कम हल्की रहे, तो समझो अभी उसमें जगह। दूसरी बात, इसको आप निकालने से 1 महीने पहले पानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रूट जितना सूखे में रहेगी पकते वक्त इसका जो रस होता है वो रस जितना गाढ़ा बनेगा रूट में वो ये क्वालिटी बनती है, ठीक है ना। तो अपन ने निकालने पर मैच्योरिटी टाइम पे इसमें 1 महीने पहले से पानी देना, यानी कि आप लगभग अगर कोई किसान जल्दी निकालना चाहता है तो वो जल्दी पानी बंद कर दे, और जो आराम से हम हमारा आपको बताते हैं। मैं केवल मैं जो है बराबर 6 मंथ बाद में ही रोड को भी निकालता हूँ। क्यों निकालता हूँ? मेरा मेन जो काम है लोगों को बीज प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है। और ये आज में कम से काफी बीज मेरा डेली मार्केट में जाता है, तो मैं बीज को मैच्योरिटी पूरा मैच्योर करने के बाद में ही उसकी हार्वेस्टिंग लेना मैं उचित समझता हूँ। तो मैं मेरी फसल को पूरा मैच्योरिटी टाइम देता हूँ मैं 6 मंथ अबाउट। 6 मंथ पूरे होने के बाद में ही मैं फसल को निकलवाता हूँ और उसकी ग्रेडिंग करवाता हूँ, उसके बीज को स्पेशली तैयार करवाता हूँ, ताकि लोगों को सही बीज, अच्छा बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज लोगों को अपन प्रोवाइड कर सके। तो ये इस तरह से आप जो है 4 महीने बाद, 4.5 महीने बाद और
5 महीने 4.5 महीने के बाद में कभी भी आप हार्वेस्टिंग इसकी कर सकते हो। तो इसको आसानी से जो है इसमें निकालने के लिए कहीं जमीन जो है थोड़ी हार्ड हो जाती है, कहीं कहीं की मिट्टी इस तरह की होती है कि बहुत हार्ड हो जाती है, काली चिकनी मिट्टी होती है वो हार्ड हो जाती है, क्योंकि अपन पानी नहीं देने की वजह से वो बहुत मजबूत हो जाती है, तो उसमें जड़ निकालने में थोड़ी परेशानी आती है। तो मैं उसी स्थिति में किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि उस समय आप जो है बहुत ही हल्की सिंचाई, यानी कि हम जो करते हैं वो हम केवल इस पे फव्वारा चलाते हैं केवल 15-20 मिनट, ठीक है साहब। 15-20 मिनट फव्वारा चलाने से अपने नमी ज्यादा जमीन में नहीं जा पाती है, कल ऊपर ऊपर के जो उसका जमीन का जो स्तर है वो नरम हो जाता है और वो थोड़ी सीम चली जाती है जमीन के अंदर, तो वो आराम से जड़ निकालने में आसानी हो जाती है। उसमें हार्ड वर्किंग मजदूर को कम करना पड़ेगा, ठीक है साहब। तो इस तरह से अपन थोड़ा बहुत स्प्रे उसको कर सकते हैं, पानी का फव्वारा लगा सकते हैं, या कहीं हल्की सिंचाई करने का सिस्टम हो तो ऐसा आप कर सकते हो, हल्की सिंचाई दे करके निकाल सकते हो, ठीक है साहब। अगर फिर भी आपको ज्यादा परेशानी है, सिंचाई नहीं कर पाते हो, तो एक और दूसरा तरीका है, उसको नीचे से जैसे अपन गेहूं की कटाई करते हैं या और भी किसी फसल की कटाई करते हैं, तो केवल मात्र ऊपर ऊपर का बीज वाला जो हिस्सा है उसको पहले अपन कटाई कर लो आप, ठीक है सर। उसकी कटाई करने के बाद में आप उसमें हल निकलवा लो, हल पंजे होते हैं, हल होते हैं जो भी है ना, हल निकलाने से क्या वो बिल्कुल एकदम ढीली हो जाएगी, वो जड़ें आपकी इधर उधर बहुत नरम हो जाएगी, वो गहरी जुताई करवा लो, मतलब हल से कोई जड़ में नुकसान नहीं होता है, हल काफी दूर दूर होते हैं और आराम से लेबर लगा के उनको आप खिंचवा लो, आराम से निकल सकती है। तो इस तरह से आप उसकी हार्वेस्टिंग अपन कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। निकालने के तुरंत बाद आपको करना क्या है कि उसको जड़ से और तने से अलग करना होता है, और ये काम मैं सब किसान भाइयों को स्पेशली कह रहा हूँ, कोई ऐसा मत करना कभी भी जैसे मैं हमारी लेबर आज तो निकालेगी कल जड़ की कटिंग कर लेगी, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसमें क्या होता है कि आप देखो तुरंत ही जड़ के अंदर जो मॉइस्चराइजर होता है ना, उसकी वजह से जड़ एकदम ठीक रहती है, और अपन धूप में पड़ी रहेगी पूरा तना से ही पड़ी रहेगी तो जड़ में क्या वो अपन उसको क्या बोलते हैं, एक सलवट पड़ जाती है, उसमें सलवट पड़ जाएगी, उसके अंदर क्या है वो जड़ थोड़ी बेकार होने का डर रहता है। तो तुरंत उसी समय पर काट लो, जब उसके अंदर नमी हो तो कटने में भी आसानी होती है, और वो उसका उसका जो जड़ का जो रूट का है वो पूरी जो उसका तत्व जो सही तरीके से उसमें लग जाता है। तो इस तरह से तुरंत काटो, अगर 4 लेबर काम आपके काम कर रहे तो 2 को तो निकालने में लगाओ और 2 को आप लगाओ उसकी कटिंग करने में, ठीक है। कटिंग करने के लिए ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है, नीचे एक फंटा लगा लो और एक हाथ में कुल्हाड़ी ले लो, छोटा कुल्हाड़ी चाकू, कुल्हाड़ी से काम होगा, तो उसको जल को रखे तो कट 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 करते जाओ, ठीक है सर। ग्रेडिंग करने का सिस्टम क्यों, इसके अंदर ग्रेडिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये इसका मार्केट वैल्यूएशन जो है ग्रेडिंग के हिसाब से चलता है। इसकी ग्रेडिंग में 3 कैटेगरी होती है इसकी ग्रेडिंग की। एक ग्रेडिंग में होता है एक मेल, उसको मंडी मार्केट में मंडी की बोली में भाषा में उसको पेंसिल वाली माल कहते हैं, अच्छा माल पेंसिल वाला माल, ठीक है सर। उसकी उसकी मापर को मार्केट में रेट अच्छी मिलती है। दूसरा जो होता है नीचे वाला माल, उसको थोड़ा हार्ड ज्यादा हो गया, उसी के अंदर पाउडर की प्रोटेंसी कम है या पाउडर कम दिख रहा है, उसको बोलते हैं मंडी में लकड़ी, ये लकड़ी हो गई साहब, इसमें पाउडर नहीं है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है नीचे वाला सिरा, जिसको जो लास्ट लंबा सिरा होता है बारीक, उसको मंडी के अपने हिसाब से बात करें उसको तार वाली बोलते हैं, तार वाली। तो ये सबकी वैल्यूएशन अलग अलग आकी जाती है। तार वाली का मार्केट में रेट 15 से 18,000 रुपए क्विंटल होता है, 20 भी हो सकता है कभी महंगाई हो तो। दूसरी कैटेगरी की जो लकड़ी है जिसके अंदर पाउडर कम दिख रहा है अपन को, या पाउडर कम है, जिसमें थोड़ी लुकिंग कम आ रही है, या जिसमें वो कह रहा हूँ मैं सलवट पड़ गया, वो डंठल टाइप होगी, उसका मार्केट थोड़ा इससे थोड़ा ऊपर, तार वाले से थोड़ा ऊपर रहेगा उसका। उसका आपको 25,000 के समथिंग और 20,000 से 25,000 का उसको अपन को रेट मिल जाता है। जो सबसे अच्छी क्वालिटी में जो होती है उसको पेंसिल ब्रांड बोलते हैं मंडी, ये मंडी की लैंग्वेज है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मंडी में उसको पेंसिल बोलते हैं, पेंसिल वाली है साहब, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। उसका मार्केट में जो आपका
प्रेजेंट टाइम में 30 से 40 हजार का उसका वैल्यूएशन मार्केट में है। तो इस तरह से कैटेगरी का है कि श्रेणी जो अपन करते हैं ग्रेडिंग उसका भी है। तो कई किसान भाई तो क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते वक्त जो कटाई अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जब जड़ को निकाल रहे हैं उसकी कटिंग कर रहे हैं, तो उसी समय एक की जगह 2 बार उसको चलाते हैं कुल्हाड़ी को। एक तो नीचे वाला पोर्शन को अलग करते हैं और एक ऊपर वाले को अलग करते हैं, तो उसी समय भी ग्रेडिंग हो सकती है आपकी। बाकी अपन उसमें लेबर ज्यादा हो जाता है, लेबर ज्यादा लगती है, टाइम ज्यादा लगता है, तो अपन को लेबर को भी अपन को थोड़ा अपन को बचत भी करना है, ज्यादा पैसा लेबर में नहीं खर्च करना है। तो एक तरीका होता है कि उसको एक जगह से कटवा लो, आपको मेन जो है डंठल पे से, और बढ़िया तिरपाल वगैरह अपने पास जो भी गर्मी व्यवस्था होती है उसमें रखवा लो, ढेर लगवा लो खेत पे, खेत के ऊपर, खेत पे ढेर लगने के बाद में क्या होगा, वो 4-5 दिन में सूख जाता है, पूरी जड़ सूख जाएगी। आप सूखने के बाद में आराम से बढ़िया जो है, बढ़िया अच्छे जूते पहन करके उसके ऊपर घूमो आराम से। तो जूते पहन के घूमने से वो भी जो है ना जड़ उसके अपना पार्ट हो जाएंगी, ठीक है। या फिर ऐसा हल्के डंडे लगवा लो, एक बार डंडे लगवा लो हल्के, जैसा भी, तो वो थोड़ा पार्ट हो जाएंगे। पार्ट होने के बाद में आप उसको तेज हवा के साथ में उसको उड़ा लो, कूलर है तो कूलर से उड़ा लो, नहीं तो कोई बढ़िया तेज हवा चलती प्राकृतिक हवा उसमें खेत पे उड़ा लो। उड़ाने से क्या उसकी ग्रेडिंग हो जाएगी, तार वाला हिस्सा आगे हवा में उड़ जाएगा, और जो बढ़िया पेंसिल जो वजनदार माल है वो नीचे रह जाएगा। जो वो 3 कैटेगरी। अब जो बीच का जो ज्यादा टूट गया है, ज्यादा चूरा हो गया, बाकी पाउडर है, उसके अलग हो जाएगी। तो वहां आपको इस देसी तरीके से भी अपन ग्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें लेबर चार्ज कम आता है और मार्केट वही मिलता है जो होना चाहिए। अधिकतर किसानों के कुछ सवाल हैं, तो जो मुख्य सवाल है वो ये है कि अगर खेती करना है तो किसान ये बेसिक चीज समझना चाहते हैं कि एक तो खर्चा लागत कितनी आएगी, और भाव क्या मिलेगा, और बिक कहाँ सकता है। अपन पहले बात करते हैं खर्च की, ठीक है सर, फोकस कर। खर्च की बात अपन कर रहे हैं, नंबर 1 सीड्स, ठीक है सर। 1 एकड़ में सीड आपका लगता है 10 kg। इसकी अमाउंट होती है 4,000 रुपए, ठीक है सर। सर 1 kg की है 10 kg की? 10 kg सर, 10 kg की कीमत देखो, 400 रुपये पर केजी। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ये 10 kg की 4,000। आगे दूसरा आता है इसके अंदर अपन जैविक खाद, इसके अंदर जैविक खाद जो है 1 एकड़ के अंदर अपन मानते हैं 3 ट्रॉली गोबर की खाद, ठीक है। अब 3 ट्रॉली गोबर की खाद का अमाउंट जो है सब जगह अलग अलग हो सकता है, बाकी अपन इसको मानते हैं लगभग 10,000 रुपये, ठीक है सर। जी सर। 10,000 रुपये ये इस पे खर्चा है अपना, खाद पे जो भी है लगेगा जैविक खाद। सर अब अपन बात करते हैं लेबर। हेलो सर। लेबर, इस पे लेबर लगती है टोटल 10,000 रुपये की, ये लेबर है सर, ठीक है सर। और सिंचाई तो अपनी सबकी होती है, सिंचाई पे तो सिंचाई का भी अपन खर्च माने तो उसका भी 2,000-3,000 अपन अलग अलग सिस्टम से मान सकते हैं। बाकी अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ टाइम के हिसाब से अन्य, ठीक है सर। ये अन्य में मैंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिए, ये टोटल खर्च 20, 24, 29, हेलो। 1 एकड़ में आपको मिलती है 4 से 5, सॉरी एकड़ में कम ज्यादा हो सकती है, 3 से 5 क्विंटल
यानी कि अपन किलो में बात करें तो लगभग औसत अपन मानते हैं 400 केजी, 500 भी हो सकती है, 600 भी हो सकती है, 400 केजी, 400 केजी रूट्स। ठीक है सर, लाइट चालू कर दो। ठीक है। इसमें अपन मानते हैं 1 एकड़ में 70 से 80 केजी अपन मानते हैं इसमें सीड, 70 केजी सीड। ठीक है सर, इसमें अपन मानते हैं 8 क्विंटल भूसा, इसका वेस्टेज, पत्ती डंठल वगैरह सब। ठीक है ना, भूसा। अब इसके अमाउंट में आपको बता रहा हूं, मार्केट में जो है रूट की रेट है औसत 15,000 से 40,000 के बीच में जाता है। बाकी अपन इसको औसत मानते हैं 25,000। ठीक है सर, तो आप 4 गुणा 25,000 बराबर 1 लाख। ठीक है सर, दिख रहा है सर? हाँ, 4 दिख रहा है। 4 क्विंटल रूट जो है वो 25,000 प्रति हिसाब से अपन औसत मानते हैं। 1 लाख रुपए की रूट आपको मिलती है। दूसरा है सीड, 70 किलो सीड है। ये सीड डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी रिकमेंडेशन है मार्केट में, अवेलेबिलिटी कितनी सीड की है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मार्केट जो है 100 रुपए से लेकर के 300-400 रुपए तक होता है बाजार में रेट। ठीक है साहब, आप इसका जो रेट है औसत आप जो है 200 रुपए ले सकते हैं। 200 रुपए आप इसकी रेट ले सकते हैं। 14,000 रुपए, कितने सर? 14,000 रुपए सीड, दिख रहा है? दिखिए 14,000 रुपए का सीड हो गया आपका। ठीक है सर, आगे बात करते हैं इसका जो चूरा भूसा, इसका वेस्टेज वो है 8 क्विंटल। 8 क्विंटल इंटू ये आपका 2 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल सेल होता है। अपन 2,000 रुपए इसका मानते हैं औसत। ये 2,000 अपन ने माना है, तो ये 16,000 टोटल लगाते हैं। 1,16,000 ये 30, 1,30,000। ठीक है सर? जी सर। और खर्चा कितना? 30,000। नेट बेनिफिट 1 लाख ये निकल के आ रहा है सर। ठीक है सर? जी, तो सर जैसे, हाँ जी, तो जैसे आपने गणित तो समझ आ गया काफी अच्छे से, जी। तो ये बिकता कहाँ है? अश्वगंधा से जो जड़ निकाल ली, अब नॉर्मल मंडी में तो बिकता नहीं है। अब सर अभी जो है मैं थोड़ी सा बताना चाहूंगा मेरे बारे में भी, दोबारा बताने की पड़ेगी। देखो, मैंने मंडी का अनुभव भी किया है। नीमत मात्र पूरे भारत में नीमत सिटी के अंदर, एमपी में जो नीमत सिटी है वहां इसकी मंडी है। नंबर 1 बात। दूसरी मंडी नहीं कह सकते, मार्केट है आपके खारी बावली दिल्ली में। ठीक है सर? तीसरा मार्केट इसका है लखनऊ में, कोई मार्केट का नाम मैं भूल रहा हूं अभी, लखनऊ में। वहां भी 100, 200, 500 दुकानें बताई। मैं कभी गया नहीं लखनऊ। खारी बावड़ी भी है मार्केट, नीमत मंडी है। ठीक है सर? और छुटपुट तो अपने एरिया में जिला लेवल पर जहां कोई पंसारी का जो दुकान होती है, जो पंसारी का सामान जो रखता है, आपका कम मात्रा में पैदा किया 1-2 क्विंटल तो वो पंसारी भी आपसे कर लेगा। उसकी भी इतनी तो कैपेसिटी होती है साल भर में माल सेल करने की। ठीक है साहब? ठीक है, अब मैंने ज्यादा बात ये
अब नीमच मंडी में भी देखो, पूरे इंडिया की एकमात्र मंडी है, काफी माल आता है, काफी प्रेशर रहता है किसानों का। मैं भी मंडी में कई बार जाता हूँ, दो दिन भी, तीन दिन भी किसानों को पड़े रहना पड़ता है, डेर के वहां पड़ा रहना पड़ेगा। और बाकी कई ऑफ सीजन में तो आराम से माल बिकता है। बाकी जब पूरे किसानों का माल एक साथ आता है, मंडी में जाता है, वहां लहसुन भी बिकता है, धनिया भी बिकता है, सब काफी चीजें, काफी दबाव रहता है। तो कई बार एक दो दिन वहां रुकना भी पड़ सकता है। तो अभी इसके लिए दूसरे मार्केट आपको ढूंढने पड़ेंगे अपने एरिया में, जो मैन्युफैक्चरर है मेडिसिन के, जो हर्बल मैन्युफैक्चरर है, जो कोई अश्वगंधा का पाउडर बनाने वाली कोई कंपनी है, अश्वगंधा की पैकिंग बना के बेचने वाला कोई ट्रेडिंग कंपनी है, आप वहां व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हो। ठीक है साहब। अभी जो है मैंने अभी जो है लेटेस्ट एड किसानों, मेरे से 2000 किसान जुड़े होने की वजह से, और काफी किसानों के सवाल मेरे दिमाग में एक तरह से पीड़ा देते हैं कि साहब हमने 1 बीघा पैदा कर ली, 2 क्विंटल माल पैदा कर लिया, इस 2 क्विंटल को लेकर के मंडी में कैसे जाऊंगा, और इसको ले जाने में मेरा खर्चा काफी हो जाएगा। तो मैंने कल्टीवेशन के साथ में, अपने खेती करने के साथ में, और लोगों को सजेशन, लोगों को ट्रेनिंग देने के साथ में, मैंने अभी एक कंपनी का निर्माण किया है जिसका नाम है गुरु कृपा हर्बल एग्रो। ठीक है सर, इस तरह की मैंने एक कंपनी का निर्माण किया है। मेरा मतलब ये है कि जो किसान मेरे से जुड़ा है, अगर उसने 100 किलो भी पैदा कर ली, उस किसान को मैं महसूस नहीं होने दूंगा कि ये मैंने पैदा किया माल कहाँ फेंकूं, मैं कहाँ लेके जाऊं। उसको मैं ऑनलाइन, ट्रेन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, बस के माध्यम से, जैसे भी उसकी सुविधा बैठेगी, मैं मंडी के मार्केट के रेट के हिसाब से, या उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, ले सकता हूं। और मुझे विश्वास है कि मेरे पास डेली ऐसे डीलरों के फोन आते हैं जो आपके दिल्ली बैठे हैं, कोई लखनऊ बैठा है, कोई भोपाल बैठा है। मेरे पास 50 ट्रेडिंग कंपनियां हैं जो मेरे से माल लेना चाहती है। तो मैं ये चाहता हूं कि लोगों को मंडी की दुविधा से बचा जा सके, और बीच में मेडिएटर जो है होता है, आड़ती दलाल जो भी है, उनसे बच करके अपने ये काम को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को अपन सप्लाई दे सके। तो अभी मैंने गुरु कृपा हर्बल एग्रो नाम से कंपनी खोली है, लीगली प्रोसेस में पूरा काम हो चुका है, और आने वाले टाइम से मैं इस कार्य को भी थोड़ा, जहां तक मेरी कैपेसिटी है लोगों की हेल्प करने के हिसाब से, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है साहब। तो जो भी किसान भाई अपने लोकल एरिया में, अगर कोई पंसारी की दुकान है, जयपुर वाले आसपास मेरे राजस्थान के, मैं आपको बताना चाहूंगा, जयपुर में चांदपुर, वो बड़ी चौपड़ पे 10-15 दुकानें पंसारी की है। किसी जमाने में मैं भी वहां माल देके आता था। उस समय 65 रुपए किलो अश्वगंधा के रोट मैंने बेची है वहां पर, जयपुर में चांदपुर बाजार में। 4-5 अच्छे ट्रेडिंग कंपनी 10-10, 20-20 क्विंटल माल वो भी ले लेती है। अगर वो राजस्थान का, तो वहां जाकर के भी संपर्क करके उनसे अपने शेयर आउट कर सकता है। और लखनऊ, यूपी वाले हैं, लखनऊ में मार्केट सादरा इस तरह का नाम है, मैं भूल गया, बताऊंगा मार्केट आपको। और भी मेरे पास कई ट्रेडर्स जो मेरे पास कॉल आती है। अगर जो किसान मेरे से जुड़ा है, मैं डायरेक्ट उनके नंबर भी दूंगा, भाई आप, अगर आपका सौदा बैठ जाए सही मार्केट में, सही रेट ले ले, तो आप वहां उसको सेल आउट कर सकते हो। नहीं तो फिर हम तो आपकी सेवा में हैं, जो भी सेवा हमसे होगी वो हम करेंगे। हमारा मकसद इतना है कि किसान को लाभ हो, किसान की आमदनी बढ़े। किसान की आमदनी दुगनी नहीं 10 गुनी बढ़े, दुगनी से पार पड़ने वाले नहीं है। क्योंकि पेट्रोल कितना सब चीजें अपन वो लेकर के, राजनीतिक वाली सब चीज, महंगाई कितनी हो रही है, किसान क्या कर पाएगा इस महंगाई के जमाने में। अगर वो सही तरीके से, सही सिस्टम, सही फसल का चयन नहीं करेगा, तो अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा। और साथियों के सर आपके मोबाइल नंबर मैसेज कर देना।
ठीक है, मेरे मोबाइल नंबर आप चाहते हो, ये मेरे नंबर हैं, ये मेरे व्हाट्सएप है, ये मेरे सब कुछ यही है। 8058441451। देखो दोबारा बोल रहा हूँ, 8058440451। ठीक है, ठीक है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी यही है और मेरे जो है कॉलिंग नंबर भी यही है। ठीक है। और कोई सवाल? सर बीज कहाँ से मिलेगा? ठीक है सर, देखो बीज में चाहता हूँ आपके नियरेस्ट में, अगर कोई आपके नजर में कोई फार्मर खेती कर रहा हो, आपका कोई जानकार हो फार्मर खेती कर रहा हो, आपने देखी हो किसी गांव में हो, देहात में हो, वहां जाकर के आप ले सकते हो। इसको आज मैं बता रहा हूँ। देखो बीज के अंदर एक कैटेगरी होती है। नंबर 1, सुनो आप, बीज के अंदर बहुत बड़ा घालमेल होता है, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सवाल पे सवाल आ गया बीज के बारे में। देखो मैंने भी आपको पूरी बात बताई। कुछ किसान भाई जल्दबाजी में आगे की फसल लेने के चक्कर में जल्दी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जल्दी जड़ को निकाल लेते हैं 4 महीने बाद में। और उस समय 4 महीने बाद में क्या होता है कि पौधे पौधे का जो बीज होता है ना, बीज वो 25% ही डेवलप होता है। ऊपर का बीज हाँ, कच्चा होता है, ऊपर का। अब वो अगर वो बीज कच्चा बीज आपका जो है 25% तो पक्का, 75% कच्चा बीज आपको मिल गया, तो जर्मिनेशन में भी इतना ही होगा आपका। समझने वाली बात है। दूसरी बात, मंडी में सभी किसानों का माल आता है, कच्चा पक्का माल तो बेचना है, ठीक है। हाँ, आप वो कम देख नहीं पाओगे कौन सा बीज, क्योंकि आप खुद नए हो, आप पहचान नहीं कर पाओगे नया ये बीज कौन सा अच्छी क्वालिटी का है। देखो अच्छी क्वालिटी के लिए बीज बिल्कुल एकदम बिल्कुल पीला होना चाहिए, वजनदार होना चाहिए, ठीक है साहब। तो ये हाँ, थोड़ा हाथ में लेकर अनुभव कर सकते हैं। एक बात और है किसान भाइयों, हाँ, कई कंपनियां जो है अश्वगंधा के बीज को 1000 रुपए किलो भी बेच रही है, 1500 रुपए किलो भी बेच रही है। ज्यादा बुद्धिमान बन करके ऐसे उनके चक्कर में ना पड़े तो ठीक है, ठीक है साहब। हम चाहते हैं कि आप किसान से सीधे जाकर के ले लो, वो जो भी 200 300 400 जो दे, ठीक है, वहां तक भी ठीक है, किसी किसान का भला हो रहा है, कोई बात नहीं। बाकी कहीं ऑनलाइन किसी कंपनी के चक्कर में पड़ गए, आपने 1 किलो बीज मंगाया और उसने लिख दिया 1200 रुपये 1000 रुपये, तो ये आपकी आप जानबूझ कर आप लूट रहे हो, लूटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीज का मार्केट जो है 200 से 400 500 रुपए किलो से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बीज में भी आज पूरे इंडिया में बीज जा रहा है मेरा, पूरे स्टेट में मेरे पास 10 15 20 पार्सल डेली में बनाता हूँ, डेली जा रहा है, बाय रेलवे जा रहा है, बाय ट्रांसपोर्ट जा रहा है, बाय पोस्ट ऑफिस जा रहा है, बाय कोरियर जा रहा है, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी लो, बीज की क्वालिटी देख करके लो, ठीक है साहब। हम जो है और आपको बता दें, किसानों के हिसाब से बता दें कि हम जो है आपको, हमारा जो फार्म का नाम जो है वो भी गुरु का नाम से है। और बाकी बाकी जो किसान भाई अभी देख रहे हैं, इस लाइव को देख रहे हैं, मैंने सभी फसलों की पीडीएफ बना रखी है 2-2 4-4 पेज की। जो मैं आपको बोर्ड में जो शो कर रहा हूँ वो सब चीजें मैंने पीडीएफ कंप्लीट कर रखा है। जो भी किसान भाई अगर मेरे व्हाट्सएप पे लिख दो भाई अश्वगंधा का पीडीएफ चाहिए, ठीक है साहब, वो मैं पीडीएफ आपको पूरा 2-4 पेज का होता है, पूरा कितनी कौन सी मिट्टी जो मैंने बताया है आपको, जितना टाइम मैंने दिया है सबका पीडीएफ, बिल्कुल कितना कितना खर्चा होगा, कितनी इनकम होगी, कितना मार्जिन होगा, ये सब चीजें आपको उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। मेरे व्हाट्सएप पे लिख देना भाई पीडीएफ अश्वगंधा का चाहिए। हमारे पास जो है सभी तरह की है। देखो सुना, हमारे जो करोड़ों करते हैं लोगों को, नंबर 1 है सफेद मूंगफली। अब आज का तो टाइम पूरा हो गया, आने वाले टाइम पे अपन सफेद मूंगफली पे जब भी मुझे ग्रुप आपके ग्रुप चैनल के ग्रुप के माध्यम से सीड से और के माध्यम से मौका मिलेगा तो मैं अगली बार सफेद मूंगफली, कलौजी
अकरकरा, काली हल्दी और चिया सीड, और एक नई फसल भी बहुत अच्छी चल रही है। तो ये 4-5 फसलों के बारे में हम आपको है, ये सब चीजें के बारे में आपको आने वाले मीटिंग में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है साहब, और कोई सवाल? मेरा मेरा पूरा एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, कोई किसान बंधु आना चाहे, व्यक्तिगत मिलना चाहे या हमारे फार्म देखना चाहे, तो मेरा पूरा एड्रेस है, हिंदी में लिखा है, मोहन यादव। ठीक है सर, विलेज पोस्ट हमारा है तो। ठीक है सर। हेलो सर। डिस्ट्रिक्ट है हमारा टॉप। हेलो। जी जी जी। अच्छा, 6,000 में उस जगह में हो सकती है क्या? जी ये संतरे का बाग है, जी उसमें भी होगी? आधे टाइम धूप रहेगी, आधे टाइम छाया रहेगी उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर छाया, सघन छाया नहीं होनी चाहिए, सघन, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल एकदम आधे टाइम वो धूप रहेगी सर? छितराई छितराई धूप तो पौधे को जरूरी है। इसके अंदर अच्छा। आप इसके अंदर सफेद मूसली आराम से हो सकती है आपके उसमें संतरे के बगीचे में। और अश्वगंधा? अश्वगंधा भी हो जाएगी, दोनों हो सकती है। अच्छा। हल्की लाइट, हल्की सूर्य की रोशनी मिलना जरूरी है, बाकी सघन बिल्कुल गहरा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। इसमें आराम से हो जाएगी। अच्छा, ये बीज आपका तो कुरियर पे आ जाएगा? नहीं, हम माल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से, रेलवे का जो कोई स्टेशन नजदीक है तो रेलवे के माध्यम से। अच्छा, वो यूपी से भेजेंगे? जी? माल के बाद पैसा यही लिएगा पोस्ट ऑफिस वाला, ऐसा? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी आपको देखो, कोई भी शीट मंगवाने के लिए वो आपको महंगा पड़ता है, वीपीपी द्वारा महंगा पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है वीपीपी। बाकी देखो, अच्छा ये तो आपको बिल्कुल करना पड़ेगा सर, ये तो सर। बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। कुरियर से तुरंत आ जाए 3 दिन में? नहीं, ये जैसी भी सुविधा होती है, ट्रेन में तो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। और तो जो आप तो जयपुर से हाँ जयपुर जी, से भेजेंगे आप? हाँ जी। जयपुर से? अरे सर, हाँ। जयपुर मेरे यहाँ से 5 बसें चलती है डेली। अच्छा। जयपुर नहीं, हम एमपी में हैं। एमपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। राजगढ़। हाँ जी। अरे राजगढ़ के लोग तो मेरे यहाँ अभी कल मीटिंग लेके गए हैं, 2 अच्छा बंदे सर। राजगढ़ से हैं। अच्छा सर राजगढ़ जी। के गाँव बताओ क्या आपका? एक मिनट, डायरी कहाँ है भैया? राजगढ़ के बंदे तो मेरे पास मीटिंग लेके गए हैं। अच्छा सर। राजगढ़ तो डेली मेरा कहीं ना कहीं जा रहा है माल। राजगढ़ में तो राजगढ़, आपका ब्यावरा, ये सब जा रहा है, सब जगह जा रहा है। हम पचोर से है सर। हाँ, पचोर के आसपास काफी मैं जानता हूँ पचोर को। पचोर अच्छा से। जी। सर। चलो सर। फोन लगा लेंगे सर बाद में। जी सर। सर, मेरा क्वेश्चन था, मुरंगा जो सुरजना होता है, सुरजना, जी जी। उसके बीच में इसको लगाया जा सकता है? देखो, मोरिंगा की कंडीशन क्या होती है? मोरिंगा मतलब 8 से 10 फीट का जो है उसका डिस्टेंस है उस बीच में, बिल्कुल आप लगा मतलब। सकते। बिल्कुल, मैं एक ही बात आपको क्लियर बताना चाहूंगा जी कि जी जी। चिथराई छाया हो, चिथराई मतलब घनी छाया नहीं हो, हल्की धूप आती हो वहां, हाँ। चाहे मोरिंगा हो या कोई किसी का भी बाग हो, केले का हो, संतरा का हो, नींबू जो भी है, धूप मतलब उसके अंदर ही इसको क्या है, 2 तरीके से लगा सकते हैं अपन। इसको एक तो समतल लगा सकते हैं जमीन पर। दूसरा, अपन अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम अवेलेबल है तो ड्रिप सिस्टम के माध्यम से आप बेड बना करके भी लगा सकते हो। जो आपका जो पौधा है आपका, जैसे मान लो किसी का पौधा 10 फीट होता है, लाइन से लाइन 10 पे या लाइन से लाइन 15 पे, उस बीच में आप 2 बेड बन सकते हैं। उस 2 बेड के अंदर या 3 बेड, जो भी जितनी गुंजाइश है, उसमें आप लगा करके उस बेड पे बीज डाल सकते हो और वहां ड्रिप लगा सकते हो, तो वो भी अच्छी हो जाएगी।
जी सर। सफेद मूंगफली और अश्वगंधा और अकरगरा, ये तीनों रूट्स के प्रोडक्ट हैं। तीनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। जी सर, धन्यवाद सर। ठीक है साहब। और कोई क्वेश्चन? सर मैं जोधपुर हूँ। जी हेलो। हेलो। हाँ भरत भाई हाँ मैं बोलिए। हाँ मैं आपको ये पूछता था, जोधपुर में ये बीज कहाँ पर मिलेगा? देखो साहब, मुझे जोधपुर में का पता नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके जोधपुर में मेरे यहाँ से माल गया, बीकानेर में भी गया, अच्छा। बाड़मेर में भी रहता है ना। अब जोधपुर में हाँ कौन करता है मेरी नोटिस में नहीं है ना। मैं अगले हाँ। साल तो कह दूंगा आपको जोधपुर में, क्योंकि मेरे यहाँ से बीज गया कई किसानों में। अगले साल तो मैं अच्छा कह अच्छा। दूंगा किसान के पास बीज मिल जाएगा, है ना। भरत अभी जी आप सीधा मोहनलाल जी से ही मंगा लीजिएगा ना बीज जोधपुर में। हाँ तो ठीक है, मंगवा देंगे। तो बीज का आप कितने दिन में यहाँ पहुँचा देंगे? हमारे आ जाएगा आपके वहाँ से? आपका जोधपुर में नेक्स्ट डे सर, हमारे यहाँ से आपके जोधपुर भोपाल गाड़ी आजकल बंद है, कब चालू जाएगी वो। एक दो गाड़ी आपके अच्छा जोधपुर, अच्छा। हमारे नियरेस्ट सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन है, जो अच्छा अच्छा। हम हमारे यहाँ से केवल मात्र 25 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, सवाई माधोपुर सिटी। हाँ। में जो भी देश के अंदर जहाँ भी ट्रेन जाती है, आपके सभी जगह, पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में, सब जगह वहां से अवेलेबल, मतलब अवेलेबल सभी जगह हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो सर हमारे ये रेतीले धोरा हो जाए? तो मैं आपको बता दूं, आप मैंने बीकानेर में काफी माल दिया है, सिर्फ गंगानगर में दिया है, तीन जगह है। अब मैं इसकी रिपोर्ट आपको अगले अगले वो टाइम बताऊंगा। उन लोगों ने फसल अभी लगाई है, कुछ लोग लगा रहे हैं, अच्छा अच्छा। उनका उनका रिजल्ट आने वाला है, कि मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कितनी नहीं सर, देखिए तो हो हम भी जाए। ज्यादा नहीं, 1-2 एकड़ में लगा कर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगाइए, आप 3 में लगाओ, 2 में लगाओ। 1 एकड़ में? हाँ नहीं, मैं तो कहता हूँ आपका जितना मन करता है, आधा एकड़ लगाओ, 1 एकड़ हाँ लगाओ, 2 एकड़ लगाओ, ये सब आप लगा सकते हो। सर, हमारे पहला कॉम है, हमारा तो कहीं है, मैं तो खाली सरसों राड़े बोया करूँ और कॉम नहीं बोया कोई चीज। सरसों उड़ाते हैं। सरसों रायड़ा जीरा। हाँ रायता, जीरा, जीरा आपके जोधपुर में जीरा काफी होता है, आपके हाँ जोधपुर में। दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूँ कि हाँ। भाई सुन रहे हैं, जिनके पास भी किसी तरह का हर्बल प्रोडक्ट अगर रेडी है, किसी के पास हर्बल अच्छा प्रोडक्ट तैयार है, कोई भी जड़ी बूटी है, सुनो आप, कोई भी जड़ी बूटी बेचने में उसको समस्या आ रही है, उसका माल नहीं बिक रहा है, वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनका माल भी उठवा लेते हैं, उनका माल सेल आउट हो जाएगा, चलिए। तो सर कुछ और सवाल ऐप पे भी आए हुए थे। एक तो था कि कलौंजी की बुआई कैसे होती है, तो इसी की तरह अश्वगंधा की तरह होती है कलौंजी की बुआई भी? ठीक है, देखो बिल्कुल राइट। कलोजी 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 भी हम करते हैं। कलोजी मैंने अभी लगाई है, 15 तारीख को लगाई, आज तारीख है, हाँ 15 को मैंने कलोजी लगाई खुद अपने खेत में। तो कलोजी का सोइंग अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपन छिटकाव विधि से कर सकते हैं, ठीक है, वो वही अश्वगंधा का सिस्टम है पूरा, वही आप पाटा मारना और वही पानी देना, सब कुछ वही सिस्टम है। दूसरा, जो किसान बहुत एक्टिव है, जिसको शेड्यूल मशीन से उड़ाई करने का बहुत अच्छा ज्ञान है, वो शेड्यूल मशीन का भी उपयोग कर सकता है, यानी उससे भी उड़ाई करवा सकता है। बाकी देखना ये है कि उसके अंदर जो है शेड्यूल मशीन से उड़वाने के लिए पहले तो आपको पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए खेत में। मैं तो ये बताना चाहूंगा कि अगर नमी कम है तो आप उसमें एक बार पहले पिलावा कर लो। पिलावा करने के बाद में उसकी बढ़िया, उसके अंदर जो भी पुराने जो दाने बीज है, जो भी आपका सोयाबीन है या उड़द है, जो भी पूरी जर्मिनेशन होने के बाद में वो खरपतवार तो वो निकल गया आपकी। उसके बाद में उसको हटाई करवा लो। उसके अंदर जो भी बेसल डोज आप डालना चाहते हो खेत में, गोबर की खाद, जैविक जो भी आपको पास उपलब्ध है, जो आप ले सकते हो काम में, वो आप उसमें डाल दो।
डालने के बाद में आप उसके अंदर एक वही सिस्टम, तो एक ही एकड़ में 5 किलो कलौजी का बीज, एक एकड़ में 5 किलो डलता है। तो 5 किलो बीज ले लो। 5 किलो बीज के साथ में आप दानेदार कोई भी जैविक खाद आप ले सकते हो, दानेदार और केंचुआ का ले सकते हो, और भी कोई जरूरत जो भी है वो ले सकते हो उसके बराबर का, ताकि उसका मात्रा अपन मशीन में डालने के लिए मात्रा बढ़ जाए। उसके बाद में उसकी सेटिंग करनी है आपको कि भाई 1 एकड़ के अंदर ये बीज 5 किलो बीज आपको डालना है। वो कौन से वाशर या कौन से उसकी चूड़ी वगैरह आपको करनी है, वो आप सेटिंग आप ट्रैक्टर ड्राइवर को बता दो कि भैया ये 5 किलो बीज 1 एकड़ में आना चाहिए। तो ये तरीका है। सबसे बड़ी बात है कि वो केवल किसान भाई उसको 2 आंगल से ज्यादा गहरा नहीं जाने दे। केवल मात्र जो है 1 इंच, 1 से 1.5 इंच तक जा सकता है। 1.5 इंच जाने के नीचे जाने के बाद में उसको उगने में परेशानी। तीसरी बात ध्यान देने वाली है कि उसके अंदर जो अपन कल्टी वो शेड्रिल से अपन बुआई करेंगे तो उसके अंदर वो नाली बनेगी जिसको अपन उमरे बोलते हैं, ठीक है साहब। तो वो नाली नहीं बननी चाहिए। उस नाले के पीछे क्या करना है आपको, कोई भी लकड़ी लगाना है, कोई भी इस तरह का कुछ लगा दो ताकि वो नाली वापस दब जाए। वो दबने से क्या होगा, वो खेत की नमी बरकरार ज्यादा दिन तक टिके रहेगी, ठीक है। नहीं तो नाली वो उमरे फाटेंगे या नाली बन जाएगी तो वो जमीन गर्मी की वजह से जल्दी सूख जाती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो नाली नहीं बनाई और अगर आपने शेड्यूल से बुआई कर दी और अगर बारिश आ गई, क्योंकि बारिश इस साल पता नहीं कब आ जाए, कोई कंफ्यूज वाला मामला रहता है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो बारिश होने के बाद में वो जो नाली के ऊपर की जो डोरी है, उमरे की जो डोरी अपन उसको कहते हैं, अगर वो पानी गिरने से फिर वो नाली में चली जाएगी तो बीज बहुत गहरा चला जाएगा और उसके ऊपर पपड़ी आ जाएगी तो जर्मिनेशन असंभव हो जाता है, ठीक है। इस वजह से उसके पीछे इस तरह का पंटा लगाओ ताकि वो नाली वापस रुक जाए और वो नमी बिल्कुल बरकरार बने रहे। और वो नमी 15 दिन तक रहनी चाहिए, क्योंकि इसका जर्मिनेशन होने में भी 15 दिन का टाइम लगता है। तो इस तरह से आप थोड़ा दिमाग बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप शेड्यूल मशीन से बुआई कर सकते हो। जी सर, तो समय तो हो गया है, काफी समय हो गया है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े।